नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2023 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, 8 जुलाई 2023 पेपर की पूरी तैयारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो लघु उत्तरीय के होते हैं, क्योंकि आपके पेपर में 14 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। पास होने के लिए आपको 12 नंबर चाहिए, तो सिंपल सी बात है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप पेपर में पास हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघु उत्तरीय प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है कि कबीर के जीवन परिचय पर आपको प्रकाश डालना है। तो देखिए, महात्मा कबीर दास हिंदी भक्ति काव्य धारा की ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रधान कवि थे। इनका जन्म और दोस्त मृत्यु के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद है, तथापि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित पुस्तक मंजरी के अनुसार हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, हरिओद जी के साहित्य का परिचय आपको देना है। देखिए, रचनाएं पहले इनकी देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचनाएं विविध प्रकार की हैं। हरिओद जी ने गद्य और पद्य के क्षेत्र में अपार योगदान दिया है। इन्होंने मौलिक और अनुदित दोनों ही प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना आदि सभी क्षेत्रों में लेखन किया है। इनकी रचनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों आता है मौलिक काव्य। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, महाकाव्य दोस्तों, पद्य प्रसून, परिजात, प्रेमांधु, वारिधि, कृष्ण शतक, प्रेमांबु प्रवाह, रसिक रहस्य, पद्य प्रमोद, बोलचाल, चौके चौपदे, चुबते चौपदे, फूल पत्ते, वत्सलता, उपहार बाल, कवितावली, पवित्र पर्व, मर्मर सतसई, ठीक है ना, स्वर्गीय संगीत और रस कलश आदि। उपन्यास में दोस्तों देखिए क्या है, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध किला फूल, नाटक में रुकमणी, परिणय, प्रद्युन विजय, व्यायोग। आलोचना में दोस्तों क्या क्या, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर, वचनावली की भूमिका, साहित्य संदर्भ, नीति निबंध आदि। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न साहित्यकारों के विषय में आपको संक्षिप्त विवरण देना है। महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। तो पहले बात करेंगे महादेवी वर्मा। देखिए, रहस्य में गीतों की अमर गायिका, आधुनिक युग की मीरा, श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का दोस्तों जो नाम था वो श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता श्रीमती हेमरानी वर्मा हिंदी की विदुषी और धार्मिक स्वभाव की थी। महादेवी ने प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में इंदौर से प्राप्त कर उच्च शिक्षा इलाहाबाद से पूर्ण की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के उपरांत प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। सन 1967 में यहाँ से अवकाश ग्रहण किया। फिर इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले चांद मासिक पत्र की संपादिका भी रही। 11 सितंबर 1987 को इनका निधन हो गया। कुमायूं विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया तथा राष्ट्रपति ने इनको पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। साम्य कृति पर साहित्य अकादमी द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी विभूषित किया गया। फिर दोस्तों बात करेंगे श्री रामधारी सिंह दिनकर। तो हिंदी में ओजस्वी राष्ट्रीय काव्य का सृजन करने वाले कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ। ठीक है, इन्होंने अनेक शासकीय पदों पर कार्य किया। हिंदी की सेवाओं पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अप्रैल 1974 में इनका स्वर्गवास भी हो गया। अब मैथिली शरण गुप्त। भारत के राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 को झांसी जिले के चिरगांव के गहुई वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री रामचरण लाल गुप्त स्वयं अच्छे कवि और धार्मिक व्यक्ति थे। इस प्रकार गुप्त जी ने काव्य प्रतिभा और धर्म परायणता पैतृक दायक के रूप में प्राप्त की। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर ही संपन्न हुई थी। इन्होंने स्वाध्याय के सहारे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। भारतीय प्राचीनता का इन्होंने गंभीर मंथन किया और काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिक और पौराणिक व्याख्यानों को स्थान दिया। गुप्त जी का काव्य प्रतिभा का विकास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती नामक मासिक पत्रिका के संपादन के माध्यम से हुआ। गांधी जी और आर्य समाज से प्रभावित गुप्त जी आरंभ से अपने काव्य में प्राचीन इतिहास का गौरव गान करते रहे। ठीक है ना, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया तथा जेल यात्रा भी की। गुप्त जी को उनकी साहित्य सेवाओं के उपलक्ष्य में आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। साकेत महाकाव्य पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ।
इनको भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि होने का गौरव भी प्राप्त है। सन 1964 में इनका निधन हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महादेवी, ठीक है ना, वर्मा की प्रमुख रचनाओं के विषय में संक्षिप्त परिचय आपको देना है। तो इनकी देखते हैं, सबसे पहले कविता संग्रह में निहार रस में निर्जा, शांत गीत, यामा तथा दीपशिखा। गद्य में दोस्तों अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और हिंदी विवेचनात्मक गद्य। फिर अब बात करेंगे दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय पर आपको प्रकाश डालना है। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। मुंशी जी का असली नाम धनपत राय था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का नाम अजायब राय था। इनके पिता डाक खाने में क्लर्क थे। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। धनपत राय को पास के गांव में एक मौलवी साहब के मदरसे में उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए भेजा गया तथा वे प्रातः गायब रहते थे। प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। पिता के तबादले के कारण प्रेमचंद की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी। उनका परिचय एक पुस्तक विक्रेता से हुआ, जिसकी दुकान पर वह नियमित रूप से बैठते थे। वहां बैठकर पुस्तकें पढ़ा करते थे, जिससे उनकी रुचि बढ़ गई और उन्होंने उर्दू के श्रेष्ठ उपन्यासकारों की लगभग सभी पुस्तकें पढ़ डाली, जिससे उनको जीवन का रास्ता बदल गया। फिर दोस्तों देखिए, क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्यापन कार्य करते हुए कुछ समय बाद, ठीक है ना, इन सबका डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गए एवं सरकारी सेवा के नियमों का पालन बड़ी निष्ठा से करते हुए उर्दू में कहानियां लिखा करते थे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाए गए आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांधी जी के संपर्क में आकर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया तथा लखनऊ में मर्यादा और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन करते हुए इन्होंने पारिवारिक जीवन का निर्वाह किया। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय पर आपको प्रकाश डालना है। अब बात करेंगे, देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में ग्राम दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था। प्राथमिक शिक्षण दौलतपुर में प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने क्रमशः रायबरेली, फतेहपुर और मुंबई में शिक्षा प्राप्त की। ठीक है ना, जीविकोपार्जन हेतु रेलवे विभाग में नौकरी कर ली। बाद में इस्तीफा देकर वे साहित्य साधना में लग गए। सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक का भार संभाला। सन 1920 ईस्वी तक उक्त पत्रिका का कुशल संपादक करते हुए अनेक साहित्यकारों को प्रेरणा देकर प्रकाश में लाए। उसके पश्चात अपने गांव लौट गए, किंतु इनका आजीवन इस पत्रिका को अपना अमूल्य योगदान देते रहे। आपकी विशिष्ट साहित्यिक सेवाओं का मूल्यांकन करते हुए काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय जी के जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय का हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो जीवन परिचय देखते देखिए, सरस्वती जी के वरद पुत्र बाबू गुलाब राय का जन्म सन 1888 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश के एक वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया तथा एलएलबी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इन्होंने छतरपुर मध्य प्रदेश राज्य में वहां के राजा के निजी सचिव, दीवान तथा मुख्य न्यायाधीश आदि पदों पर लगभग 20 वर्ष तक कार्य किया। सन 1932 में वहां से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात स्थायी रूप से आगरा आकर बस गए तथा साहित्य संदेश नामक प्रमुख साहित्यिक पत्रिका का संपादन करने लगे। इनके अनेक वर्षों का सेठ जांच कॉलेज या आगरा में अवैतनिक अध्यापक के रूप में उच्च कक्षाओं में हिंदी का अध्यापन कार्य किया। बाबू गुलाब राय एक आदर्श अध्यापक, समीक्षक, गंभीर विचारक, जागरूक संपादक एवं लोकप्रिय साहित्यकार थे। 13 अप्रैल 1963 को इनका स्वर्गवास हो गया। फिर दोस्तों इनकी रचनाएं देखते हैं। बाबू गुलाब राय ने विविध प्रकार के विषयों पर लेखनी चलाई है। ठीक है ना, इनकी साहित्य समाज, धर्म, संस्कृति एवं दर्शन के साथ साथ समसामयिक विषयों पर विस्तार पूर्वक लिखा है। इनकी कृतियों की तालिका निम्नानुसार दी जा सकती है। देखिए, इनकी जो समीक्षात्मक रचनाएं, नवरस, हिंदी नाट्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन, ठीक है, काव्य के रूप, हिंदी काव्य विमर्श, साहित्य समीक्षा, रहस्यवादी मतलब वाद और हिंदी कविता, हिंदी साहित्य का इतिहास। निबंध संग्रह में दोस्तों कौन कौन सी है? ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, प्रबंध प्रभाकर, निबंध रत्नाकर, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे निबंध, अध्ययन और आस्वादन, जीवन रत्मिया, निबंध माला। दार्शनिक में दोस्तों कर्तव्य शास्त्र, तर्क शास्त्र, मैत्री धर्म, शांति धर्म, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास आदि। अब सांस्कृतिक में देखेंगे भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, भारत का सांस्कृतिक इतिहास। अगला क्वेश्चन है हमारे हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास।
हिंदी शब्द सागर, जैसी ग्रंथावली, नागरी प्रचारणी, तुलसीदास, 11 वर्ष का समय, सूरदास त्रिवेणी, चिंतामणि। अब बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, कवि वचन सुधा, मुद्रा राजद, भारत वर्षोन्नति, कैसे हो सकती है, हरिश्चंद्र वाटिका, कश्मीर कुसुम। तीसरा दोस्तों महर्षि शरणगुप्त की रचनाएं। पंचवटी, चंद्रहास, प्रिया, साकेत, हिंदू, राष्ट्रकुल, किसान, यशोधरा, भारत भारती। चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, महाकाव्य, अधखिला फूल, रुक्मणी परिचय, रस कलश। फिर दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं में देखते हैं। विचार विमर्श है, अद्भुत आलाप, रघुवंश, कुमार संभव, शिक्षा, स्वार्था, लीता। प्रेमचंद की रचनाएं में दोस्तों देखिए नमक का दरोगा, गबन, गोदान, रंगभूमि, ठीक है, भूमि, कर्म भूमि, सप्त सरोज। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं में अर्धनारीश्वर, मेरी यात्राएं, रस मिलो, उर्वशी, हारे को हरिनाम, कुरुक्षेत्र, रेणुका। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं दोस्तों भारत दुर्दशा, हठी अमीर, शाकुंतलन, कली कौतुक। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं में दोस्तों ध्रुव सौमिनी, कामायनी, आंसू लहर, तितली, प्रेम पथिक, कंकाल, आंधी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु। फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं युगपथ, युगवाड़ी, वीड़ा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, ज्योत्सना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं दोस्तों अनामिका, जूही की कली, अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, गीतिका। सच्चिदानंद, हीरानंद, वासना। अच्छी की रचनाएं दोस्तों क्या होगा कि नदी के द्वीप, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, स्मृति रेखा, शेखर, उत्तर, प्रियदर्शी, सागर मुद्रा। महादेवी वर्मा की रचनाएं में दोस्तों कौन कौन सी है, अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, अबला और सबला, निहार, पथ के साथी। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं में क्या बुरू, क्या याद रखूं, मधुशाला, मधुवाला, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर। सूरदास की रचनाएं में दोस्तों सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन हमारा शब्द किसे कहते हैं। देखिए संसार के सभी व्यवहार शब्द ज्ञान और उसके शुद्ध प्रयोग से होते हैं। शब्द की रचना वर्डों से होती है, जैसे दोस्तों र प्लस आ बन के बनता है, म ये सब बनता है, राम बनता है। प्रत्येक शब्द में वर्डों तथा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है, वे शब्द सार्थक होते हैं तथा अनिश्चित क्रम का वर्ण समूह निरर्थक होता है। उदाहरण के लिए वर्डों का दोस्तों निश्चित क्रम दोस्तों क्या होता है आपका, ये सब है तो ये बनता है बालक। वर्डों का अनिश्चित क्रम दोस्तों जैसे इसको उल्टा सीधा जोड़ देंगे तो बनेगा आपका लबका। तो दोस्तों पहला वाला जो बना वो सार्थक वर्ण समूह, दूसरा आपका है निरर्थक वर्ण समूह। अब बात करेंगे दोस्तों देखिए वर्डों का ऐसा मेल जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। जिस ध्वनि समूह का कोई अर्थ ना हो उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। उपयुक्त उदाहरण में बालक का उल्टा शब्द लबका लिखा गया है, इसे शब्द नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। साधारणतः शब्द को ही पद कहते हैं, जैसे सूखा, लड़का, घोड़ा आदि। जब सार्थक वर्ण समूह वाक्यांश का भाग लेते हैं तो वे स्वतंत्र शब्द या पद कहलाते हैं। देखिए किसी भाषा में जितने अधिक शब्द का प्रयोग किए जाते हैं उनके समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। देखिए शब्दों का वर्गीकरण प्रस्तुत करिए। तो देखिए शब्दों को भेद निम्नलिखित है। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद होता है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद है, रचना की दृष्टि से और वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। पहला दोस्तों बात करेंगे अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, आपका सार्थक शब्द होता है और दूसरा आपका निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में जैसे हो गया आपका जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे माता हो गया, भाई, पुस्तक, भोजन आदि। सार्थक शब्दों को चार भागों में बांटा जा सकता है। पहले एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। एकार्थी में देखिए जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे आपका गाय, कलम, लोहा आदि। अनेकार्थी में जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों आपका फल हो गया, ठीक है ना, आम फल हो गया, विशेष, मामूली, साधारण, ठीक है। हंस में घोड़ा, पक्षी विशेष या सूर्य श्वेत। समानार्थी का मतलब दोस्तों पर्यायवाची, जिन शब्दों में के मतलब अर्थ में समानता होती है उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अग्नि हो गया, जलन, वेदना, संताप, अनल, पावक। विलोम शब्द में देखिए विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों अमृत का विष होता है, अगला का पिछला होता है, सुलभ का दुर्लभ, सामयिक का असामयिक। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग जो पांचवा दोस्तों हमारा है उसका नाम है आपका समुद्री भिन्नार्थक शब्द। देखिए हिंदी भाषा में अनेक शब्द देखने को मिलते हैं जो प्राय सुनने या पढ़ने में तो समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। यदि उनके उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि हो जाए और लिखने में वही त्रुटि दोहरा दी जाए तो अर्थ का आपका अनर्थ हो जाता है।
ऐसे शब्द जो सुनने तथा पढ़ने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ में भिन्नता पाई जाती है उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब छठा दोस्तों आता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। भाषा में रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए हिंदी में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो वाक्यांश के लिए रोचक बनाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें शब्द समूह के लिए एक शब्द भी कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, जिसकी आराधना की जाए उसे बोलते हैं आराध्य। जीवन भर का संबंध होता है आजीवन। अब दूसरा नंबर आता है आपका उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। देखिए ये चार प्रकार के होते हैं, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया और विदेशी शब्द हो गए। तो सबसे पहले बात करेंगे तत्सम शब्द में। देखिए संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अधीन, उत्सव, हानि। तद्भव संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द जो अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों के द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा गए वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी हो गया, बेटी, घोंसला आदि। विदेशी शब्द जो संसार की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों कैंची, कुली, कंप्यूटर, डॉक्टर, मोटर, पुलिस हो गया, टोस्ट, चॉकलेट, ये सब हो गया। ठीक है ना। अब तीसरा नंबर आता है रचना की दृष्टि से शब्द भेद। तो दोस्तों ये तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब पहले बात करेंगे रूढ़ शब्द क्या होता है। जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द किन्हीं विशेष अर्थों में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे दोस्तों मोर, तोता, थोड़ा, कान मतलब नाक हो गया, कान आदि। इन शब्दों के सार्थक शब्द खंड नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे शब्द खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं। अब बात करेंगे यौगिक शब्द। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हुए यौगिक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्द संधि, समास, उपसर्ग अथवा प्रत्यय से बनते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे दोस्तों सेनापति को आप सेना प्लस पति कह सकते हैं, सुगंध। ठीक है ना। अब बात करेंगे आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द दो शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द सामान्य अर्थ में को मतलब न प्रकट कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे दोस्तों पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्मा, किंतु पंकज शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया, अतः यह यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ है। इसी प्रकार चारपाई का अर्थ होता है चार पायों वाली। ठीक है ना, चार पायों वाली शब्द। ठीक है ना, खाट के लिए योग रूढ़ हो गया। चौथा दोस्तों प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। इसके दोस्तों प्रयोग की दृष्टि से जो शब्द भेद होता है वो दो प्रकार का होता है, विकारी और अविकारी शब्द। पहले विकारी पर बात करेंगे। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। जो शब्द वाक्य में प्रयोग करके लिंग, वचन, कारक तथा काल के आधार पर अपना स्वरूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी है। जैसे दोस्तों संज्ञा बच्चा, बच्चे, बच्चों। सर्वनाम वह, उसने, उसे, उसको, उससे। विशेषण में पतला हो गया। ठीक है ना, पतला, पतला, पतले, पतलो। क्रिया में गाय। ठीक है ना, मतलब क्रिया में हो गया गया, गया, गए या जाएंगे। ऐसे अविकारी शब्द देखते हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि किसी भी कारण विकार परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुहावरे का क्या अर्थ होता है, इसको देखते हैं। मुहावरा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत। मुहावरा सहज तथा नैसर्गिक होता है, इनका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मुहावरे से प्रयुक्त होने वाले किसी शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द को प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर मुहावरे का सौंदर्य तथा भाषागत अर्थ नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकोक्तियों का आशय क्या है। लोकोक्तियां प्रायः किसी घटना अथवा प्रसंग पर आधारित होती हैं तथा जीवन के सत्य और अनुभव को प्रकट करती हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग अधिक होता है। मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करते समय निम्न लिखित बातों पर हमें ध्यान देना होता है। पहला दोस्तों, वाक्य में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, लोकोक्तियों का नहीं। दूसरा दोस्तों क्या रहा कि वाक्य में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग संक्षिप्त तथा सटीक होना चाहिए। तीसरा दोस्तों, वाक्य में मुहावरे अथवा लोकोक्ति के अर्थ को स्पष्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, आ जाना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि लोकोक्तियां कितने प्रकार की होती है ये बताना है। देखिए लोकोक्तियां के प्रकारों का वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि उनके सभी प्रकार के विषय क्षेत्र का पता चल जाए, इसलिए लोकोक्तियों के प्रकारों को वर्णन आगे किया गया। पहला दोस्तों हो गया आपका धार्मिक लोकोक्तियां। देखिए इस वर्ग के अंतर्गत धर्म, ईश्वर, भाग्य, कर्म, लोक विश्वास, आचार विचार, शकुन, अपशकुन, ठीक है, भक्ति, वैराग्य, पौराणिक कथाओं से संबंधित लोकोक्तियां आती हैं। दूसरा दोस्तों हो गया आपका कि नीति विषयक लोकोक्तियां। इस वर्ग में अर्थनीति, मैत्री के सिद्धांत, राजनीतिक, परोपकार, आदर्श जीवन आदि से संबंधित लोकोक्तियां समाविष्ट की जा सकती हैं। तीसरा नंबर दोस्तों हमारा कि सामाजिक लोकोक्तियां। तो इस वर्ग के अंतर्गत समाज के सामान्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, सृष्टि के मानव एवं
मानवेतर प्राणियों एवं पदार्थों जाति व्यवस्था, पुरुष एवं नारी, वर्ग की विशेषताओं से संबंधित लोकोक्तियां आती है। फिर दोस्तों बारी आती है आपकी वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक लोकोक्तियां। तो इस वर्ग में कृषि संबंधी, वर्षा एवं मौसम संबंधी, मिट्टी के लक्षणों, ठीक है ना, जुताई, कृषि प्रबंध, फलन, कृषि में सहायक पशुओं आदि से संबंधित लोकोक्तियों के अतिरिक्त मानवीय मनोविज्ञान, मानवीय प्रकृति आदि से संबंधित लोकोक्तियां आती हैं। तो दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 2 नंबर के आते हैं, तो आपको ऐसे ही आंसर करना पड़ेगा क्योंकि समय भी कम रहता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि बहुचर्चित लोकोक्तियों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग सुनिश्चित करें। तो पहला दोस्तों हो गया आपका कि अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे। ठीक है, देखिए व्यर्थ में प्रयास, जो व्यर्थ प्रयास से कोई लाभ नहीं होता। प्रयोग देखिए मूर्ख लोगों के समझ उपदेश देना, अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे की कहावत को चरितार्थ करना है। ठीक है ना। दूसरा दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर, बिना प्रयत्न किए फल की प्राप्ति होना, पैतृक संपत्ति को प्राप्त करना अंधे के हाथ बटेर लगना है। फिर दोस्तों, अंधों में काना राजा, मूर्खों में कम पढ़ा लिखा ही सब कुछ होता है। प्रयोग, मोहन अपने गांव में अंधे में काना राजा है। अगला है दोस्तों, इधर जाए तो खाई उधर जाए तो कुआं, सर्वत्र मुसीबत होना, ऑफिस में अधिकारी की लताड़ सुननी पड़ती है और घर पर पत्नी की डांट, इधर जाए तो खाई उधर जाए तो कुआं। जी हाँ दोस्तों। फिर अगला है, ईश्वर की माया, कहीं धूप और कहीं छाया, संसार सुख दुख का पिटारा है, बड़ा भाई सुख में जीवन व्यतीत कर रहा और छोटा भाई भूखे मर रहा है, तो ईश्वर की माया कहीं धूप और कहीं छाया। उल्टे बास बरेली को, विपरीत कार्य करना। देखिए अगर मतलब आगरे का युवक यदि लखनऊ से दाल मोट पेठा खरीद कर व्यापार करे तो उल्टे बास बरेली की कहावत को चरितार्थ करता है। फिर उंगली पकड़कर पहुंचना, मतलब पहुंचा पकड़ना, तो धीरे धीरे हिम्मत करना, धीरे धीरे सारी चीज हथियाने का प्रयत्न करना। प्रयोग दोस्तों, मैंने तुम्हें अपने यहाँ शरण क्या दी, तुम मेरे घर में ही हावी हो रहे हो, तुम्हारी उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना ठीक नहीं है। फिर दोस्तों अगला है हमारा कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, बुरे के साथ बुरा, मतलब बुरे को बुरे के साथ। तो देखिए प्रयोग क्या हो जाएगा, रामू शराब तो पीता ही था, जुआड़ियों के साथ बैठने भी लगा है। किसी ने ठीक ही कहा है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। फिर एक लाठी से सबको हाकना, सबके साथ समान व्यवहार करना। मोहन अपने घर छोटे बड़े भाई सभी को बुरी भला सुना रहा था, उपस्थित पड़ोसी ने कहा एक लाठी से सबको हाकना उचित नहीं है। फिर दोस्तों अपना अगला है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो देखिए छोटे की बड़ों से तुलना नहीं करनी चाहिए, वह करोड़पति का पुत्र है और तुम एक अध्यापक के पुत्र हो, तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हो, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। फिर कौवा चले हंस की चाल, नकल से असलियत नहीं छिपती, कुरूप व्यक्ति कितना भी सच धज कर चले किंतु उसकी कुरूपता नहीं छिपती, कहावत है कि कौवा चले हंस की चाल। खग ही जाने खग की भाषा, साथ रहने वाले ही संकेतों को पकड़ सकता है। प्रयोग, जादूगर की चालाकी कोई जादू जानने वाला ही समझ सकता है, कहावत है कि खग ही जाने खग की भाषा। फिर आपका आता कंगाली में आटा गीला, कष्ट पर कष्ट आना, गरीब के लड़के मतलब लड़कों का परीक्षा में फेल हो जाना गरीब में मतलब गरीबी में आटा गीला की कहावत को प्रकट करता है। फिर आपका गधे को बाप बनाना, नीच की खुशामद करना, मतलब पढ़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर पहले से ही चिल्लाने लगता है। देखिए कल राजू ने मेरी पुस्तक फाड़ दी, जब मैंने सभी से पूछा तो राजू मुझ पर बरस पड़ा और बोला किसी ने नहीं फाड़ी है, तब मैं समझ लिया कि राजू ने ही मेरी पुस्तक फाड़ी है। कहावत भी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। फिर अगला है आपका छोटे मुंह बड़ी बात, योग्यता से अधिक बोलना, चपरासी द्वारा अपने साहब के साथ बराबर में मतलब बराबर से बोलना, छोटा मुंह बड़ी बात करना होता है। फिर जल में रहे मगर से बैर, ठीक है ना, आश्रयदाता से शत्रुता, ऑफिस में ही अपने उच्च अधिकारियों से नित्य प्रति झगड़ना मूर्खता ही होती है। कहावत भी है कि जल में रहे मगर से बैर, जिसकी लाठी उसकी बैर, सबल का सब कुछ होता है। दूसरी की चीज जबरदस्ती हथियाने के बाद भी न्याय अपने पक्ष में होना, जिसकी लाठी उसकी बैर, कहावत पर प्रकाश डालता है। डूबते को तिनके का सहारा, संकट में थोड़ी सहायता बहुत होती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक चीजों का मिलना, डूबते को तिनके का सहारा मिलना है। फिर दोस्तों अगला आता है आपका कि तुरंत दान महाकल्याण, अच्छे या शुभ कार्य में देर करना उचित नहीं होता है। प्रयोग, लड़की के लिए अच्छा वर मिलने पर तुरंत ही बात पक्की कर देनी चाहिए,
कहावत भी है कि तुरंत दान महाकल्याण। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि मुहावरे तथा लोकोक्तियों में आपको अंतर प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों पहला अंतर देखते हैं कि लोकोक्तियों का प्रयोग बहुधा अन्योक्ति या अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है, जबकि मुहावरे लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए प्राय मुहावरों के अंत में ना आता है, यथा आंखों मतलब यथा आग की किरकिरी होना, सर चकराना, आग पकड़ना। ठीक है दोस्तों, याद रखें मुहावरे में क्या आता है, अधिकतर क्या आता है आपका ना आता है, ठीक है ना। और इसके ठीक विपरीत लोकोक्तियों में ऐसा नहीं देखा जाता है। फिर दोस्तों बात करेंगे तीसरा अंतर कि लोकोक्तियों के संबंध में यह सत्य उद्घाटित हुआ है कि विभिन्न देशों या जनपदों की लोकोक्तियां भावगत एकता के लिए रहती हैं, परंतु मुहावरे के क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं में एक से मुहावरे मिलना संभव नहीं होता। तो दोस्तों आप इसको बनाकर बढ़िया लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे कि किन्हीं 10 मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग सुनिश्चित करना है। तो पहला जैसे हो गया दोस्तों मुहावरा आपका आसमान टूटना, तो अचानक मुसीबत आना, ठीक है ना। इसका प्रयोग देखते हैं कि गंगा राम के तीनों पुत्रों की लगातार मृत्यु हो जाने से उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा। फिर आंखों में धूल झोंकना, तो इसको होता है धोखा देना, अर्थ हुआ। प्रयोग दोस्तों हुआ प्रत्येक की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करता है। फिर आस्तीन का सांप होना, अपने घर में छिपा शत्रु या कपटी मित्र। आस्तीन का सांप कभी भी डंक मार सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो अपकार का कड़ा जवाब देना, तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ईंट तक बिकवा देना, तो सर्व नष्ट करने का निश्चय करना, तुम्हारी ईंट तक बिकवा कर मैं चैन की सांस लूंगा, ठीक है ना। फिर आपका उल्टी गंगा बहना, तो होता है विपरीत कार्य करना, तुम सदैव उल्टी गंगा ही बहाते रहते हो। ऊंट के मुंह में जीरा, मात्रा में काफी कम या आवश्यकता अनुसार वस्तु का कम होना। तो इसका प्रयोग देखते हैं कि मथुरा के चौबे को दावत में सिर्फ 4 पूड़ियां दे देना, ऊंट के मुंह में जीरा देना है। फिर अगला कि कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, तो उसकी लॉटरी निकलने से जैसे तुम्हारे कलेजे पर सांप लौट गया। तो दोस्तों नौवा क्या हमारा कि कलम तोड़ना, तो इसका मतलब होगा खूब लिखना या बहुत अच्छा लिखना। प्रयोग इस वर्ष राम ने परीक्षा में कलम तोड़ दी। फिर अगला है खरी खरी सुनना, मतलब कटु सत्य कहना, वह खरी खरी सुनाते मतलब सुनाने में किसी के सामने नहीं झिझकता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कुछ बहुचर्चित मुहावरों का केवल अर्थ आपको बताना है। जैसे टस से मत ना होना, तो मतलब अडिग होना या अपनी बात पर अड़े रहना। टुकड़ों पर पलना, आश्रित रहना। डुबके को मतलब डूबते को तिनके का सहारा, निराश्रित को सहारा देना। ढिंडोरा पीटना, अत्यधिक स्पष्ट होकर गजरना, ठीक है ना। और दोस्तों तकदीर का खुलना, भाग्योदय होना, तकदीर फूटना, भाग्यहीन होना, 3-5 करना, बातें करना। थोड़े दिन का मेहमान, मरणासन होना। थोती बातें करना मतलब निरर्थक या सारहीन बातें करना। दम में दम आना मतलब तसल्ली आना। दांते तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना। दिन को तारे दिखाई देना मतलब बुद्धि ठिकाने पर न रहना। धूल झोंकना, मूर्ख बनाना, नाक पर गुस्सा आना, शीघ्र नाराज होना। 9-2-11 होना मतलब गायब हो जाना। पत्थर की लकीर होना, स्थायी होना होता है। पसीना छूटना, भयभीत होना होता है। फूला न समाना मतलब अधिक प्रसन्न होना। बखिया उधेड़ना मतलब धज्जी उड़ाना या भेद खोलना। मुंह मुड़ाना मतलब हार मानना। मुंह का खाना मतलब पराजित होना। रंग में भंग होना, विघ्न पड़ना। रंगे हाथों पकड़ना मतलब समय पर ही पकड़ लेना। सोने में सुहागा, अति उत्तम। गद्य और पद्य में अंतर लिखना है। क्वेश्चन देखिए डीएलएड 2017 में पूछा गया था। तो देखिए गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। पद्य में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती है। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंद मुक्त होती है, ठीक है, छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि स्वतंत्र लेखन का क्या अर्थ है। देखिए स्वतंत्र लेखन का अर्थ देखते हैं। स्वतंत्र लेखन का तात्पर्य किसी पूर्वाग्रह अथवा वैमनस्य से मुक्त होकर लिखित अभिव्यक्ति करना। जब शिक्षार्थी शिक्षक से आग्रह अथवा दबाव से मुक्त होकर स्वेच्छापूर्वक अपने भाषा ज्ञान एवं शब्द भंडार का प्रयोग करते हुए किसी विषय पर अपनी भाषा में मौलिक अभिव्यक्ति करता है, तो वह स्वतंत्र लेखन माना जाता है। ऐसे लेखन में लेखक के अपने विचार तथा अपनी भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र लेखन का उद्देश्य क्या होता है, इसको देखिए। स्वतंत्र लेखन का कार्य किसी उद्देश्य से शिक्षार्थियों को लिखित अभिव्यक्ति, लेखन कौशल तथा रचना कार्य में दक्ष होना होता है। इससे शिक्षार्थियों में उसके पर्यावरण तथा दैनिक जीवन में घटित घटनाओं के सूक्ष्म अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित होती है। इससे उनकी विचार शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। शिक्षार्थी अपनी सभ्यता तथा संस्कृति से परिचित होते हैं। उनमें आत्मगौरव तथा राष्ट्रभक्ति के भावों का प्रसार होता है।
विद्यार्थियों के मन में राष्ट्र प्रेम जागृत होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना है आपको। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय पर्व मतलब 15 अगस्त पर दोस्तों बात की गई है। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखते हैं, फिर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, उत्सव का कार्यक्रम और उपसंहार। तो ये सब देखिए क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बढ़िया से बनाकर निबंध के टाइप के लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपको फ्री के मिलते हैं, तो इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि कर्म कारक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस कार्य पर कर्ता द्वारा दी गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। किसी वाक्य में मुख्य अथवा गौड़ कर्म हो सकते हैं तथा किसी वाक्य में मुख्य अथवा गौड़ कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने श्याम को बुलाया, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। अगला क्वेश्चन है कर्ता एवं कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन को समझाइए। यह क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आ सकता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया में होने वाले परिवर्तनों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए डीएलएड 2018 का प्रश्न है ये। तो कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन 2 भागों में विभक्त करते हैं। कर्तवाच्य क्रिया, देखिए कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदल जाती है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन भी बदल जाता है। जैसे दोस्तों राम खाना खाता है, दीपा बच्चों को पढ़ाती है, मोहन तथा सोहन झगड़ा कर रहे हैं। उक्त वाक्यों से ज्ञात होता है कि प्रथम वाक्य में राम कर्ता के रूप में पुल्लिंग एक वचन है, अतः क्रिया का रूप भी पुल्लिंग एक वचन है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में दीपा जो दोस्तों थी कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन के अनुसार पढ़ाती आया है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा दीपा लगा तो यहाँ पर ये पढ़ाती हो गया, नहीं तो दोस्तों कोई लड़का और दीपक होता तो यहाँ बोलते दीपक बच्चों को पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये सब चीजें समझिए। ठीक इसी प्रकार राम एक वचन में पुल्लिंग कर्ता के अनुसार खाता। ठीक है ना, आपने दोस्तों यहाँ पर देखा। ठीक है, राम की जगह दोस्तों यहाँ पर सीता होता तो सीना मतलब हो जाता है सीता खाना खाती है। ये सब चीजें। तो फिर दोस्तों तृतीय वाक्य में मोहन तथा स्वर्ण पुल्लिंग कर्ता के अनुसार झगड़ा करना बहुवचन की क्रिया के रूप में झगड़ा कर रहे हैं। अब बात करेंगे कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन या कर्मवाच्य क्रिया। क्रिया के रूप को जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में से कर्म की प्रधानता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। कर्म जिस लिंग व वचन का होता है क्रिया भी उसी लिंग व वचन की हो जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे सिपाहियों द्वारा चोर पकड़े गए। जैसे इस वाक्य में पकड़े गए क्रिया से ज्ञात होता है कि वाक्य में चोर कर्म की प्रधानता है, सिपाही कर्ता की नहीं। बिल्ली द्वारा चूहा मारा गया, इस वाक्य में मारा गया क्रिया कर्म मतलब बिल्ली के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन की है। अगला प्रश्न हमारा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। जिन क्रियाओं के प्रयोग के कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण अंकित तस्वीर बना रहा है। ठीक है ना, जैसे दोस्तों आपको उदाहरण हो गया अंकित तस्वीर बना रहा है, लड़की गाना गा रही है। इनमें तस्वीर तथा गाना क्या आपका कर्म है। शब्दों के विभिन्न रूपों का आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले शब्द परिचय। हिंदी भाषा में शाब्दिक आधार पर बने पर मतलब शब्द के निम्नलिखित रूप होते हैं। पहला दोस्तों आपका तत्सम और तद्भव आपने काफी सुना होगा। तो पहले देखते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है परंतु हिंदी भाषा में प्रयोग जो का प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों भातृत्व, मातृत्व, पैतृक, अग्नि, पितृ, कप, ये सब चीजें दोस्तों हो गया। कृपाल हो गया। तद्भव में क्या होता है, देखिए तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, हिंदी भाषा में उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, देखिए तत्सम वही रहता है कि जो जिनकी भाषा संस्कृत से उत्पत्ति तो हुई है लेकिन वो जो का त्यो यूज हो जाते हैं, लेकिन इनमें दोस्तों कुछ चेंजेस होता है। जैसे दोस्तों आपका देखिए नीर हो गया, यथा, कथा, नीड़, पक्षी, क्रोध, दुग्ध, वायु, जल इत्यादि। देशज शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र विशेष में हुई है और उन शब्दों को किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी इच्छा से गढ़ लिया गया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों गड़बड़िया हो गया, थपथपाना, ठक ठकाना, खटखटाना इत्यादि। फिर संदेह शब्द, जो शब्द संधि द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें संदेह शब्द कहते हैं। जैसे भोजन प्लस आलय भोजनालय, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय। ठीक है ना। फिर अगला आता है दोस्तों आपका सामासिक शब्द। सामासिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें दो शब्दों के योग से कोई शब्द बनाया जाता है। जैसे दोस्तों भैंसा गाड़ी, सूरजमुखी, यमुना तट। ठीक है ना, ये सब हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या, उपसर्ग व प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द। उपसर्ग के योग से हिंदी भाषा के अनेक शब्द बनाए जाते हैं। जैसे दोस्तों सत्संग हो गया, कुपुत्र हो गया, निरक्षरता हो गया, दोस्तों अनुपालन हो गया, अनुशासन इत्यादि। कुछ शब्द प्रत्यय के योग से बनाए जाते हैं। जैसे आपका कृपा प्लस आलू हो गया, कृपालु हो गया, लड़ प्लस आई हो गया, लड़ाई हो गया, घूम प्लस अक्कड़, घुमक्कड़, सु प्लस चारु, सुचारू इत्यादि। बहुचर्चित तद्भव तथा तत्सम शब्दों को लिखना है। सबसे पहले तद्भव को देखते हैं। आकाश तत्सम में आकार हो गया, अचरज हो गया दोस्तों तद्भव में, आश्चर्य हो गया तत्सम में,
अपसज हो गया, ठीक है ना। अपजस, तो यहाँ हो जाएगा अपयस हो जाएगा। अहिर का दोस्तों अभीर, आग का अच्छी, आंसू का अश्रु हो जाता है दोस्तों, देखते रहिए तद्भव और तत्सम में, ठीक है ना। ऊट का दोस्तों उष्ट्र हो जाता है, अवगुण का हो जाता है अवगुण हो जाता है, अवतार का अवतार, कलेश का हो जाता है क्लेश हो जाता है, कन का हो जाता है कड़ हो जाता है, करण का हो जाता है कड़ हो जाता है, कुत्ता का दोस्तों कुक्कुर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा तस्य में होता है कुक्कुर, ठीक है। काम का दोस्तों कर्म हो जाता है, कहार का हो जाता है कर्मकार होता है, कान्य का कृष्ण, कोयल का कोकिल, कुम्हार का कुंभकार, गधा का गर्दभ, गाय का गो, गिद्ध का गृद्ध, गाहक का ग्राहक, गांठ का ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि वाक्य के भेद आपको बताने। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मिश्रित वाक्य को उदाहरण से समझाइए। डीएलएड 2017-18 दो बार आया है। वाक्य के भेद में दोस्तों सामान्य वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सामान्य वाक्य क्या होता है इसको देखते हैं। आकांक्षा पुस्तक लिखती है। इस वाक्य में आकांक्षा एकमात्र उद्देश्य है एवं पुस्तक लिखती रहे एक विषय है। किसी वाक्य में यदि केवल एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है तो उसे सामान्य अथवा साधारण वाक्य कहा जाता है। अब मिश्रित वाक्य क्या होता है, देखिए तुम्हें जल्दी जाना चाहिए ताकि तुम्हारी ट्रेन न छूट जाए। उक्त वाक्य में दो सामान्य वाक्य, प्रथम तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, दूसरा दोस्तों है तुम्हारी ट्रेन न छूट जाए। पहला सामान्य वाक्य है, दूसरा आश्रित वाक्य है। जिस वाक्य में मुख्य वाक्यांश सामान्य हो तथा एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, अर्थात उपरोक्त वाक्य मिश्रित वाक्य है। अब दोस्तों बारी आती है आपके संयुक्त वाक्य की। वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं तथा वे और तथा अथवा परंतु किंतु लेकिन तथापि यद्यपि बल्कि अतः इसलिए इत्यादि से जोड़े जाते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो उपरोक्त वाक्य संयुक्त वाक्य है। अब अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 10 वाक्यांश हेतु एक शब्द आपको बनाने हैं। अज या अजन्मा, जिसका जन्म कभी ना हो। अनाथ, वह बच्चा जिसके माता पिता दोनों ना हो। अज मतलब जो कुछ भी ना जानता हो। अजय का मतलब जिसे जीता ना जा सके। अगोचर का मतलब जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो। अंतःपुर का होगा महल के भीतर का भाग। अगणित का होगा जिसकी गिनती ना की जा सके। आपात मस्तक का सिर से लेकर पैर तक। अत्याज का निम्न जाति का व्यक्ति। अवमूल्यन का हो जाएगा किसी का महत्व या मुद्रा का मूल्य कम हो जाना। अपठित अवतरण का अर्थ स्पष्ट आपको करना है। तो अपठित का अर्थ होता है न पढ़ा हुआ। छात्रों को अपठित अवतरण हल करने का उद्देश्य होता है कि क्या वह दिए गए अवतरण के भावों एवं विचारों को बिना कुछ कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने ही समझा जा सकता है। अपठित अवतरण गद्य तथा पद्य दोनों ही होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है औपचारिक तथा अनौपचारिक कथन को समझाइए। तो औपचारिक पहले देखते हैं हम लोग क्या होता है कथन। औपचारिक अवसरों पर शिष्टाचार के रूप में जिस भाषा का अथवा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें औपचारिक कथन कहते हैं। जैसे दोस्तों हो गया सम्मान सूचक शब्द पूज्य, पूजनीय, मान्य, मान्यवर, माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय तथा महोदय अथवा महोदय इत्यादि। आशीर्वाद सूचक सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो, ऐसे दोस्तों आप लिख सकते हैं। फिर बारी आती है आपके अनौपचारिक कथन। कुछ शब्द परस्पर बोलचाल में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उनके पीछे कोई विवशता अथवा दिखावा नहीं होता, उन्हें अनौपचारिक कथन कहा जाता है। इन कथनों के अंतर्गत हम अपने मन की इच्छा से दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तथा उनकी भावनाओं को हम उनके शब्दों में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के आगे तथा पीछे कोई नैतिक बल प्रयुक्त नहीं किया जाता और न ही किसी प्रकार का दिखावटी सम्मान प्रदान किया जाता है। अनौपचारिक कथन वे कथन होते हैं जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने शब्दों को प्रयोग करता है। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। दोस्तों लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए। देखिए लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की दूरी 12 इंच होनी चाहिए, ठीक है ना। दीर्घ स्वर का उदाहरण सहित आपको समझाना है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से लगभग 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं आ, ई, उ, ए, ओ और औ। बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना व चिंतन का कौशल किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना। देखिए कहानी कहलवाने से विद्यार्थियों का संकोच दूर होता है, उनकी कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। विद्यार्थियों में कहानी 2 प्रकार से कहलवाई जा सकती है। पहले देखिए आप लोग, पहले विद्यार्थी कहानी की पुस्तकों को पढ़े या दूसरे से सुने, पुनः अपने शब्दों में कहानी लिख सकते हैं। दूसरा दोस्तों देखिए, दूसरे रूप में कहानी से संबंधित कुछ चित्र विद्यार्थियों के सम्मुख क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए और चित्रों को देखकर विद्यार्थी कहानी पढ़े। उपयुक्त दोनों प्रकार से बच्चों में कहानी लेखक के प्रति कल्पना व चिंतन कौशल विकसित किया जा सकता है। कहानी लेखन 3 प्रकार से कराया जा सकता है।
सुनी हुई या पढ़ी हुई कहानी लिखवाकर। दूसरा दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा। तीसरा समस्या की पूर्ति द्वारा। अगला क्वेश्चन है कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश आपको डालना है। क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है। देखिए बालक कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा और सरल साधन है। कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिकता की शिक्षा दी जा सकती है। कहानी शिक्षण का एक रुचिकर साधन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मूल्यांकन क्या है। यदि हम मानव की सभी क्रियाओं एवं कार्यों का विश्लेषण करें तो प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। उसी या उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति अथवा प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न भी करते रहते हैं। ठीक है, उस प्रयत्न या उन प्रयत्नों के परिणाम क्या रहे इसका हम अंत में पता भी लगाते हैं। प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार से पता लगाया जाता है उसी का नाम होता है आपका मूल्यांकन। ठीक है ना। हिंदी शिक्षण में भी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किए गए प्रयत्नों की सार्थकता, ठीक है, सार्थकता का पता लगाना ही हिंदी शिक्षण का मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है। तो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन महत्व देखते हैं हम लोग। पहला दोस्तों देखिए मूल्यांकन द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि शिक्षा या शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। दूसरा दोस्तों तो क्या है कि इसी के द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। छात्रों की व्यक्तिगत या सामूहिक कमजोरियों का पता लगाना मूल्यांकन के बिना संभव नहीं है। शिक्षा की योजना की सार्थकता अथवा शिक्षक की शिक्षण प्रभाविता का पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन के अभाव में किसी भी प्रकार का निर्देशन संभव नहीं है। किसी युक्ति, तकनीकी, शिक्षण विधि की प्रभाविता का पता भी मूल्यांकन द्वारा ही संभव है। ठीक है ना। तो अब दोस्तों बना के लिख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता सिद्ध आपको करना है। तो देखते हैं, वैसे तो हम स्थान पर इस बात का उल्लेख करते हैं कि किसी वस्तु या बात का महत्व, आवश्यकता, उद्देश्य, उपयोगिता आदि सभी शब्दों के हेर फेर से ही एक है। फिर भी मूल्यांकन की उपयोगिता को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। मूल्यांकन से ज्ञान में वृद्धि होती है। मूल्यांकन द्वारा पाठन विधियों और पाठ्यक्रम में संशोधन होता है। मूल्यांकन द्वारा मार्गदर्शन में सहायता मिलती है। मूल्यांकन द्वारा वर्गीकरण होता है। मूल्यांकन द्वारा समस्याओं का निदान और भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है, इसको देखना है। देखिए व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। अब देखिए दोस्तों अभिव्यक्ति को प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस, ठीक है ना, ध्वन्यात्मक संकेत का साधन का मतलब प्रयोग करता है उसी को उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन से आपको ये बताना है। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन पहले देखेंगे। देखिए विचार विमर्श हो गया, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि। लिखित में दोस्तों क्या क्या आता है, सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। बालक जन्म लेने के पश्चात सर्वप्रथम बोलना सीखता है। इसी प्रकार यह क्रम जीवनोत्तर चलता रहता है। वह बोलकर अर्थात मौलिक अभिव्यक्ति का ही अधिक उपयोग करता है। ठीक है ना। विवशतावश आवश्यक होने पर ही लिखित अभिव्यक्ति करता है। अतः मौखिक अभिव्यक्ति का भाषा शिक्षण में विशेष स्थान है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व आपको समझाना है। तो पहला महत्व क्या रहा कि मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जाता है। दूसरा, मौखिक अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करना तथा दूसरों के विचार सुनकर उनके मनोभावों को समझना और उनमें वांछित भावों को ग्रहण करना। तीसरा दोस्तों देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत और सरलता से समझा जा सकता है। व्यक्ति के दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा, लिखित अभिव्यक्ति का क्या अर्थ होता है, इसको देखिए। अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में उच्चारण को उसकी आत्मा माना गया है, जबकि लिखित अभिव्यक्ति की रचना दो आधार से हुई है। प्रथम वर्तनी तथा द्वितीय व्याकरण पर लिखित अभिव्यक्ति पर आधारित वाक्य रचना। अगला क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति का महत्व आपको स्पष्ट करना है। देखिए मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से वंचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य आपको बताना है। सीधे दोस्तों पहला उद्देश्य देखते हैं, लिपि, शब्द, मुहावरों इत्यादि का चयन करना, विद्यार्थियों में शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि करना, विद्यार्थियों में
विषयानुकूल भाषा शैली तथा विचारों का ज्ञान, सुंदर, स्पष्ट तथा सुडौल, अच्छा लिखने में निपुणता, वर्तनी, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों इत्यादि। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों सीधे विधियां आपको बता रहे हैं जिससे कि आप पेपर में अच्छे से अच्छा लिख सके। पहला आपका आता है अनुकरण विधि। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट अथवा कॉपी पर अच्छा लिखकर बच्चों से अनुकरण द्वारा ज्ञान अक्षरों को लिखने को कहता है। दूसरा मॉन्टेसरी पद्धति। इस पद्धति में प्लास्टिक, गत्ते, लकड़ी से निर्मित अक्षरों को दिखाकर बच्चों को पढ़ने व लिखने का अभ्यास कराता है। चित्र विधि। देखिए चित्र विधि द्वारा चित्रों को नीचे लिखे अक्षर दिखाकर बच्चों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। फिर पढ़ो फिर लिखो विधि। इस विधि में पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है, फिर लिखने को कहा जाता है। बच्चों के समक्ष पूरा वाक्य लिखकर रख देते हैं, फिर एक एक शब्द को देखकर वह लिखता है, फिर वाक्य से मिलाकर देखता है और अशुद्धियों को सुधारता है। फिर बारी आती है आपकी रचनात्मक विधि। इस विधि में बच्चों के समक्ष अक्षरों को अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं, फिर उन्हें जोड़कर अक्षर बनाना सिखाया जाता है। अगला प्रश्न क्या रहा है कि भाषा शिक्षण में सस्वर वाचन का क्या महत्व होता है। देखिए सस्वर वाचन शिक्षण का वह चरण है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े या बोले। जैसे प्रार्थना को, ठीक है, बालकों द्वारा एक साथ बोलना। जब तक विद्यार्थी किसी अंश को बोलकर नहीं पढ़ेगा तब तक उसकी ध्वनि संबंधित कमियों और वाचन संबंधी त्रुटियों का पता नहीं लगाया जा पाएगा। त्रुटियों का पता लगाने पर ही उसका संशोधन संभव है, उससे पूर्व नहीं। अगला क्वेश्चन वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के क्या कारण है, संक्षेप में लिखिए। तो इसके कारण देखते हैं। देखिए उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना, हकलाना व तुतलाना, कम सुनना, ध्वनि का सही ज्ञान न होना, किसी ध्वनि का लोप कर देना, किसी ध्वनि को उलट पलट देना, ध्वनि का सही ज्ञान न होना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसको देखना है। जिस वाक्य में एक से अधिक मुख्य वाक्य हो या एक मुख्य वाक्य तथा अन्य उपवाक्य हो जो निराश्रित उपवाक्य श्रेणी में आते हैं, ऐसा वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। उपवाक्य संयोजक से जुड़े रहते हैं। जैसे मोहन मेरठ गया और वहां 3 दिन रहा। दोनों प्रधान वाक्य है। प्रधानाचार्य जी बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आए। प्रधानाचार्य जी बीमार है दोस्तों, ये आपका मुख्य वाक्य रहा और इसलिए विद्यालय नहीं आया, ये उप मुख्य वाक्य है। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य निराश्रित उपवाक्य होता है और निराश्रित संयोजक से मुख्य वाक्य से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण से आपको समझाना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यह वाक्य में प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग मिलाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा जब पूर्ण विराम और अल्प विराम में क्या अंतर होता है, स्पष्ट करिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफी तरह से आपके पेपर में आ सकता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं सबसे पहले विराम चिन्ह के भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। तो दोस्तों वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे दोस्तों आप देखते हैं ना, जब वाक्य कंप्लीट करते हैं आप एक ऐसे डंडी खींच देते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल हो गया कि कोहली को बच्चे क्रिकेट का मसीहा मानते हैं। फिर दूसरा आता है आपका अर्धविराम। वाक्य में छोटा विराम, अर्धविराम या कॉमा लगाकर करते हैं। देखिए दोस्तों जो आपका अर्धविराम होता है वो आपका ऐसे होता है, ठीक है ना, ये वाला होता है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा गलत दिया गया है, हो सकता है मिसप्रिंट हो। और दोस्तों उसके बाद जो आपका अल्प विराम आता है, अल्प विराम में दोस्तों ये होता है आपका, ठीक है ना, ऐसे कॉमा जब लगाते हैं, सिंपल सा कॉमा। लेकिन अर्धविराम में दोस्तों ऊपर बिंदी के साथ कॉमा लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी बारी आती है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको दोस्तों बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, ऐसे वाला चिन्ह ये होता है। फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह में दोस्तों यह उस चिन्ह मतलब उस वाक्य के अंत में लगाया जाता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव होते हैं। जैसे भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड की टीम के मुकाबले श्रृंखला हार गई। फिर दोस्तों विस्मय बोधक ऐसी आशा नहीं थी। तो विस्मय में आप ऐसे डंडी खींचे, नीचे बिंदु लगा दीजिए, हो गया। अगला क्वेश्चन आता है हंस पद एवं समाप्ति सूचक विराम चिन्हों का संकेत बताते हुए उनका प्रयोग सुनिश्चित कीजिए। हंस पद में दोस्तों आपको यह देखा होगा कभी कभी जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ छूट जाता है तो आप ऐसे ही यूज कर लेते हैं। जब लिखने में भूल से कोई शब्द या पदबंध छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए यह चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं। जैसे सुरेश अच्छा लड़का है, लेकिन दोस्तों आपने छूट गया सुरेश तो बहुत ही अच्छा लड़का था, तो दोस्तों आपने इस चिन्ह का यूज किया, देखिए यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर लिख दिया सुरेश बहुत ही अच्छा लड़का है, ठीक है ना। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोधक भी कहते हैं। अब बारी आती है आपकी समाप्ति सूचक चिन्ह या पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहां वाक्य की गति अंतिम लेकर विराम ले वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे मोहन खेलता है, खत्म हो गया वाक्य, राम और मोहन विद्यालय गए थे, वाक्य खत्म हो रहा है। अल्प विराम दोस्तों वही कॉमा वाला आपका सिंपल था। अल्प विराम का प्रयोग पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों साधना हो गया, सीता और मीरा अपनी कक्षा में प्रथम है। मेरे पिताजी, फिर देखिए दोस्तों आपने अल्प विराम लिया, कॉमा लगाया, जो कि एक सरकारी अधिकारी है, फिर कॉमा लगाया, उनका स्थानांतरण मथुरा हो गया। अगला प्रश्न की मात्रा किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है वह मात्रा कहलाता है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी व्यंजनों में जुड़ा रहता है। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, उदाहरण सहित आपको लिखना है।
ठीक है। जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो वहां प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह को दोस्तों क्वेश्चन मार्क के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको याद होगा प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक ना, कॉमा। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, एक क्वेश्चन हो गया कहाँ जा रहे हो बताइए। सामासिक पद किसे कहते हैं, अब इसको देखते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता हो गया या रोटी सब्जी हो गया, पढ़ाई लिखाई। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है इसको आपको बताना है। उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग के अंतर्गत किसी शब्द के प्रारंभ में अक्षर अथवा शब्दांश जोड़कर नए शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे दोस्तों क्या हो गया, करण के आगे अनु लगाने से क्या बन जाता है आपका, अनुकरण। जी हाँ दोस्तों, ये उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय आपका बाद में लगता है, इसको ध्यान में रखना है। प्रत्यय, प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर या शब्दांश लग जाने से उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़ुआ दोस्तों, शब्द के बाद अगर हट लगा देते तो क्या हो जाता है आपका, कड़ुआहट, ठीक है ना। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर देखते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे कार्य प्लस आले हो गया कार्यालय, ठीक है, आले को कार्य के बाद जोड़ दिया गया है। उपसर्ग में शब्दांश को शब्द से मतलब पहले जोड़ा जाता है, जैसे पालन, ठीक है, पालन से पहले अगर हम अनु जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अनुपालन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कारक किसे कहते हैं। आपादान कारक को 100 उदाहरण संक्षेप में स्पष्ट आपको करना है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधा क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, देखिए, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अपादान कारक किसे कहते हैं, देखिए, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह दोस्तों से होता है, जिसका भाव अलग होने से या डरने और शर्माने से है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, मैं शेर की दहाड़ से डर गया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखना है, से देखना है खाली, देखिए से को हाईलाइट भी किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम लोग कि आरंभिक स्तर पर बच्चों में पठन क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है, इसको उदाहरण से आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, पहले पठन में रुचि का विकास करने की विधियां। पठन या वाचन के प्रति छात्रों की रुचि को विकसित करना प्रारंभिक स्तर से ही अत्यंत जरूरी है। रुचि के बिना बच्चे पठन या वाचन में प्रवीणता हासिल नहीं कर सकते। बच्चों में पठन की आदत का विकास करने के लिए निम्नलिखित विधियां उपयोगी हो सकती हैं, जो इस प्रकार है। पहला दोस्तों आता है आपका अक्षर बोध विधि, ठीक है ना। फिर उसके बाद कविता विधि, देखिए सब विधि हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें आप लिख सकते हैं बनाकर कविता विधि क्या हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों कहानी विधि, आपको हेडिंग्स अगर याद होंगी तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है वर्णोच्चारण विधि, फिर दोस्तों देखो और कहो विधि, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, वियोग श्रृंगार का कोई एक उदाहरण दीजिए। वियोग श्रृंगार, जी हाँ दोस्तों, आजकल डीएलएड छात्रों में हो सकता है ऐसा हो रहा हो। तो देखिए, लोचन भय पर वेरु भाई, लुब्धे श्याम रूप चारा को, अलग फंद परे जाई। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या, आपको ये बताना है। तो इसको देखते हैं। सफल शिक्षण की कसौटी पाठ का बालकों की समझ में ठीक ठाक आना है। किसी भी पाठ को शिक्षकों द्वारा छात्रों को समझाने के लिए प्राय 2 प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं। प्रथम वे साधन होते हैं जिनके बिना शिक्षण का कार्य चल ही नहीं सकता है, यथा जैसे श्यामपट्ट हो गया, चाक, डस्टर आदि। इन्हें हम शिक्षण के सहायक साधन न कहकर यदि आवश्यक सामग्री कहें तो अधिक उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इनकी आवश्यकता तो प्रत्येक शिक्षक को और प्रत्येक स्थिति में पड़ती ही है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, बनाने की दृष्टि से दूसरी प्रकार के साधन सहायक साधन हैं, जिनका उपयोग शिक्षक पाठ की प्रकृति और छात्रों के शैक्षिक स्तर तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी सूझबूझ से उपयोग में लाता है, यथा पौधे, पत्तियां, फूल, मॉडल, चित्र, दृष्टांत, उदाहरण आदि, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सहायक साधनों का शिक्षण में महत्व क्या क्या है। पहला महत्व देखते हैं कि पाठ का जो अंत व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता उसे चित्र वगैरह के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है और मॉडल, चित्र आदि सभी दृश्य हैं। तीसरा, साहित्य शिक्षण में जब तक अंतर कथाओं वगैरह को स्पष्ट ना किया जाए तब तक ना तो पाठ ही रुचिकर बन पाता है न ही समझ में आता है। चौथा दोस्तों, सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझाने में अपेक्षाकृत समय भी कम लगता है। पांचवा, इनके द्वारा छात्रों के विचार और कल्पना दोनों का विकास किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, इसी कारण किसी पाठ को समझाने हेतु सहायक सामग्री की उपयोगिता है। तो दोस्तों यहीं पर आपकी हिंदी की वीडियो समाप्त होती है।
अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक काम करना है, इस वीडियो सीरीज की पार्ट 1 जरूर देखिएगा, जिसमें आपके दोस्तों सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस किया गया। पार्ट 2 में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जब दोस्तों आप तीनों पार्ट को अच्छे से देख लेंगे तो आप पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना? अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।